नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। जागरण डायलॉग्स के आज के इस सेशन पे हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक पर। क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक, उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, वार्निंग साइंस क्या होते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब हम देने वाले हैं आज के इस सेशन में। मेरे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. K. Jindal. Sir is Director डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऋषि। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक, आप हमें बताएं। हमारे सारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि व्हाट इज ब्रेन स्ट्रोक। Yes, Urvashi. So, brain stroke is very important cause of mortality and morbidity in our country. And brain stroke के बारे में बढ़ने से पहले हमें इसकी बर्डन, इसकी इंसिडेंस, प्रेवलेंस के बारे में जानना जरूरी है कि ये कितनी एक इम्पोर्टेंट डिजीज है और इसके कारण होने वाली मोर्टेलिटी, डेथ रेट और मॉर्बिडिटी यानी कि हैंडीकैप या अपंगता का कितना इम्पैक्ट है हमारे देश के ऊपर। So, as per latest data, जो in our country around 1.8 million peoples they suffer brain stroke during last 1 year. So, एक साल के अंदर अराउंड 18 लाख लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है। ऑलमोस्ट ये जो संख्या है, एक हमारा इंदौर शहर है जितनी पर ईयर उतने स्ट्रोक हमारे इंडिया में हो रहे हैं, अराउंड 18 लाख स्ट्रोक पर ईयर। और इन 18 लाख स्ट्रोक जो होते हैं पर ईयर, उनमें से 1/3 लोग बहुत अनफॉर्चुनेट होते हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पाते, और 1/3 लोग जो हैं ब्रेन स्ट्रोक वाले वो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी हो जाती है जिसके कारण से वो बेड बाउंड हो जाते हैं। सो जैसा कि हमें लग रहा है कि अराउंड 2/3 पेशेंट जो हैं ब्रेन स्ट्रोक के, वो या तो वो उनकी डेथ हो जाती है या वो बहुत ही सीरियस हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, बेड बाउंड हो जाते हैं। रिमेनिंग 1/3 पेशेंट हैं जो अपनी नॉर्मल प्रीवियस लाइफ की तरह ही वो यूटिलाइज कर पाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है? ब्रेन स्ट्रोक जब किसी ब्रेन के किसी पार्ट में अचानक से ब्लड की सप्लाई का कम हो जाना बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट या ब्रेन हेमरेज के कारण, तो ब्रेन के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन ब्लड का बंद हो जाने से ब्रेन स्ट्रोक होता है। और इसके जो लक्षण है वो अचानक मरीज को सीवियर हेडेक होना, कंफ्यूजन स्टेट होना, पेशेंट को बोलने में दिक्कत, एक तरफ की बाजू में या लिम्ब में सडन वीकनेस हो जाना, पेशेंट को चलने में दिक्कत होना, बोलने में दिक्कत, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत, ये सब लक्षण जो है वो ब्रेन स्ट्रोक के हो सकते हैं। जी, सो डॉक्टर जिंदल ने हमें बताया कि क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन कुछ कारण जरूर होते होंगे इस बीमारी, जो ये बीमारी होती है उससे रिलेटेड क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी ऋषि, तो ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली दो तरह के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, इस्चेमिक और हेमरेजिक। इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक मोस्ट कॉमन है, 85% केसेस में इस्चेमिक स्ट्रोक है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्रेन की ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट होने के कारण होता है, वो 85% केसेस में होता है। और रिमेनिंग 15% केसेस में ब्रेन की जो ब्लड की वेसल है उसके रप्चर होने से अचानक ब्लड का लीकेज हो जाता है ब्रेन के अंदर, जिसके कारण से हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक के लिए बेसिकली जो रिस्क फैक्टर हैं वो दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनमें कि ब्रेन स्ट्रोक होने की इंसिडेंस या रिस्क ज्यादा रहती है। सबसे कॉमनेस्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज, ब्लड शुगर का होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ओबेसिटी होना। और पेशेंट के पार्ट के अगर हम रिस्क फैक्टर देखें तो फिजिकल इनएक्टिविटी और डाइटरी हैबिट अच्छा ना होना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब मिलकर के रिस्क फैक्टर्स बनते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के लिए। जी, तो क्या ब्रेन स्ट्रोक अलग अलग प्रकार का होता है, एज इन आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक्स और कैन वी कैटेगराइज इट इनटू डिफरेंट टाइप्स? जी ऋषि, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैटेगरी
जो मोस्ट कॉमन है दैट इज ड्यू टू ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल। ब्रेन की किसी आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट जमा होने के कारण ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है, और ये सबसे कॉमनेस्ट कारण है ब्रेन स्ट्रोक का। और 15% केसेस में ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, वो भी एक ब्रेन स्ट्रोक का कॉज है, जो रिमेनिंग 15% केसेस में होता है। जी। सो जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग प्रकार के ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं या अलग अलग सिम्टम्स होते हैं ब्रेन स्ट्रोक्स के। सो क्या इसके वार्निंग साइंस होते हैं कि जैसे किसी किसी को कुछ वार्निंग साइंस आए कि उसके बाद उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है लेकिन उनको पता नहीं है? सो आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स टू नो दैट व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक्स। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वैसे तो बहुत ही सडन और अचानक से होने वाली बीमारी है, और इसके कुछ अर्ली साइंस, जैसा कि मैंने बताया, एक बी फास्ट निमोनिक है, उसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। लाइक बी इज स्टैंड फॉर डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस। किसी भी इंसान को चलने में अचानक इम्बैलेंस होना, पैरों का लड़खड़ाना। और ई स्टैंड फॉर आईज, डिफिकल्टी इन विजन, एक या दोनों आंखों से अचानक दिखने में, विजन में दिक्कत आना। स्लरिंग ऑफ स्पीच, आवाज में लड़खड़ाहटपन आना पेशेंट के, आवाज को बोलने में या समझने में। और आर्म वीकनेस, आप पेशेंट की बाजू में वीकनेस का आना। और टी स्टैंड फॉर टाइम, यानी कि टाइम। तो हमें समय रहते इन सिम्टम्स को पहचानना है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेन स्ट्रोक देन टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज ये कहा जाता है कि टाइम इज ब्रेन, ब्रेन इज टाइम। स्टडीज में ये पाया गया है कि जिन मरीजों को समय रहते विद इन 4.5 आवर्स हम ये थेरेपी देने में कामयाब हो पाते हैं, उनका आउटकम बहुत अच्छा होता है। 60 to 70% ये पर्सन जो है, पेशेंट जो होते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ 3 months। जबकि जिन लोगों को ये थेरेपी नहीं मिलती है स्ट्रोक होने के बाद में, वो मोस्टली डिपेंडेंट रह जाते हैं, हमेशा के लिए अपंगता उनमें रह जाती है। इसलिए जब कभी भी ब्रेन स्ट्रोक की बात आती है तो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज ईच सेकंड काउंट्स। एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक होने के बाद में। तो अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ पेशेंट को और उसका 1 घंटा भी निकल गया विदाउट ट्रीटमेंट मिले, तो पेशेंट की जो फंक्शनल एज है वो 3.6 ईयर्स उसकी फंक्शनल एज बढ़ जाती है। सो विद ईच एंड एवरी पासिंग सेकंड, मिनट एंड आवर पेशेंट की लाइफ कम होती जाती है, और ब्रेन स्ट्रोक के कारण पेशेंट को होने वाले जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। राइट। सो मेरे अगले सवाल का जवाब आपने पहले दे दिया है। मेरा अगला सवाल यही था कि व्हाट शुड अ पर्सन डू इफ ही एक्सपीरियंस दीज ब्रेन स्ट्रोक सिम्टम्स। सो आई एम श्योर उसको समय बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास पहुंचाना चाहिए। एम आई राइट? जी उर्वशी, इसमें खास बात यह है कि जैसे ही किसी अपने जानकार को, चित परिचित को अगर ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण जो आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि अचानक पेशेंट को बोलने में दिक्कत होना, तो जबान में लड़खड़ाहट होना या वीकनेस होना, दिखने में दिक्कत, इम्बैलेंस, चक्कर का आना, तो जैसे भी किसी को ये सिम्टम्स आए, खासकर वो पेशेंट जो कि डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल है या जिनको हार्ट की डिजीज है, इन मरीजों में अगर खासकर इस टाइप के सिम्टम आए तो बिना टाइम वेस्ट किए पेशेंट को बिल्कुल नजदीकी अस्पताल में, जहां की 24/7 सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, वहां लेके जाना है। और हो सके तो पहले उस हॉस्पिटल को वहां इंटीमेट कर दें, इन्फॉर्म कर दें कि ऐसे ऐसे करके पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, हम पेशेंट को वहां लेके आ रहे हैं। सो दैट कि जितना टाइम हम बचाएंगे उतना ही पेशेंट का आउटकम बेटर हो जाएगा, पेशेंट के बचने के और पेशेंट के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। So brain stroke is a medical emergency in that case. डेफिनेटली इससे मेडिकल इमरजेंसी, जितनी तेजी से ब्रेन स्ट्रोक स्ट्राइक करता है उससे भी ज्यादा तेजी से हमें भी स्ट्राइक करना है उसके अगेंस्ट में, ताकि हम मरीज को बचाया जा सके। राइट। सो जैसे कि आपने बताया कि उसके साइंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है तो क्या ट्रीटमेंट्स एज अ डॉक्टर आप क्या ट्रीटमेंट्स उनको रेफर करते हैं जो सो दैट दे गेट बेटर? एक स्पेशल दवाई आती है जिसको क्लॉट बस्टर ड्रग या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कहा जाता है। अगर पेशेंट उसके लिए एलिजिबल है तो वो हम जितनी जल्दी उस दवाई को लगा देंगे तो पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस, पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, इन द ट्यून ऑफ लाइक कि 70% पेशेंट जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी रिसीव करते हैं वो बहुत ही अच्छा आउटकम हो जाता है उनका।
जी, और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इस डिजीज, इस कंडीशन के? रिस्क फैक्टर जैसा कि मैंने पहले बताया, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, कुछ डाइटरी दिस एंड स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें जो है रिस्क फैक्टर होते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के लिए। राइट, एंड किसी जैसे कि जो स्ट्रोक जिनको हो चुका होता है एंड जो उससे ट्रीटमेंट जिनको टाइम की मिल जाता है एंड दे गेट बेटर, वो ठीक हो जाते हैं, सो स्ट्रोक सर्वाइवर्स जो होते हैं जी। उनको व्हाट आर दे रिक्वायर्ड टू डू, एज इन कोई थेरेपी की जरूरत होती है या कुछ सी चीज का ध्यान रखना है सो दैट आगे आगे वो कंडीशन दोबारा से ना हो, सो ऐसे क्या क्या उनको चीजें करनी चाहिए सो दैट दे डू नॉट फेस द सेम थिंग अगेन? इन पेशेंट्स के लिए जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है वो हॉस्पिटल के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, और मेडिकेशन ऑफ कोर्स पेशेंट को देनी है, क्योंकि इन पेशेंट के अंदर ना केवल की जो डेफिसिट हुई है उसको इम्प्रूव करना है, बट उनको ब्रेन स्ट्रोक दोबारा ना हो जाए उससे भी प्रिवेंट करना है। तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रिवेंशन। उसके लिए हमें दवाइयों वाला पार्ट है हमारा, वो देना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट्स का ध्यान रखना है, प्लस पेशेंट को फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी की जरूरत होती है। ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ फिजियो, ऑक्यूपेशन एंड मेडिकेशन मरीज को धीरे धीरे मेन स्ट्रीम लाइन में उसको लाया जाता है। उसके लिए फैमिली के जो केयर गिवर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनका भी रोल बहुत अहम हो जाता है, बिकॉज ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद में पेशेंट जो होता है वो एक बर्डन हो जाता है फैमिली के ऊपर। और तो सब एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए हमें, including doctors, nursing staff, physiotherapist, occupation therapist, and of course family members also, जो कि केयर गिवर्स हैं, उनका भी बहुत योगदान होता है इन मरीजों को वापस अपने स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए। क्या एज फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन स्ट्रोक में, एज इन क्या किसी भी एज के इंसान को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या ये प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलती है? ऋषि जी, आज से 1 डिकेड और 2 डिकेड बैक ब्रेन स्ट्रोक को एक सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी माना जाता था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स अब हम बहुत सारे ब्रेन स्ट्रोक के केसेस यंगस्टर्स में देख रहे हैं, लेस देन 45 ईयर्स, 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, और वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन द ट्यून लाइक 30 to 35% ऑफ पेशेंट हमारे ब्रेन स्ट्रोक के वो यंग एज ग्रुप में आते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यंगर एज ग्रुप का पर्सन जो मेन फैमिली का ब्रेड अर्नर है, मेन वो अर्निंग मेंबर होता है, वो अगर ब्रेन स्ट्रोक से सफर कर जाता है तो नेचुरली वो बहुत ही बड़ा बर्डन हो जाता है फैमिली के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन स्ट्रोक सिर्फ एल्डरली की या ओल्ड एज की बीमारी है, आजकल बहुत सारे यंग लोगों में भी ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के जिद्दन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे जितने भी ब्रेन स्ट्रोक से जुड़े सवाल थे उसका जवाब देने के लिए, और हमारे सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप फेसबुक और यूट्यूब पे देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, न्यू एक्सपर्ट के साथ, और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।